स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में चलिए हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। इस वीडियो में हमने हालांकि एक मेथड को डिस्कस करना है, पर मैं तीनों की हल्का सा आपको बता देता हूं कि नॉर्मली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। 3 मेथड हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड हैं नॉर्मली, और इस वीडियो में जो हमारा फोकस रहेगा वो वैल्यू एडेड मेथड पे रहेगा। अब सिंपली सोचिए, वीडियो में जो भी मैंने लिखा है बोर्ड पे उसको स्टार्ट करने और समझने से पहले ये वैल्यू एडेड क्या होता है। बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, जो फार्मर्स हैं उन्होंने शुगर केन ग्रो किया, शुगर केन गन्ना उगाया। अब मान लो 1 एकड़ में जो गन्ना हुआ उसकी कीमत हुई 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज गन्ने की कीमत। लेकिन उसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स थे उसकी भी कुछ कंजम्पशन हुई होगी, यानी सीड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, इरिगेशन पे पैसा खर्च हुआ होगा फार्मर का। उस पे जो कॉस्ट आई होगी, मान लो 20,000 अर्न करने के लिए जो फार्मर है उसे खर्च करने पड़े 8,000 रुपीज, यानी 8,000 रुपए खर्च करके 20,000 रुपीज का गन्ना उगाया। तो वैल्यू एडिशन कितनी हुई, यानी 8,000 से कितने बने 20,000, वैल्यू एडिशन हुई 12,000 रुपीज। अब ये गन्ना 20,000 रुपीज में शुगर केन इंडस्ट्री को सेल कर दिया, यानी जो गुड़ शक्कर चीनी बनाने वाली इंडस्ट्री होगी उसको सेल कर दिया। अब वो गन्ने को क्रश करेंगे, बॉयल करेंगे और कन्वर्ट करेंगे शुगर में। अब वो 20,000 का गन्ना, 20,000 का याद रखिए, 20,000 का गन्ना, उससे मान लो 60,000 रुपीज की चीनी बन गई, 60,000 रुपीज। अब 20,000 में कितनी वैल्यू ऐड हो गई, 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज किसने वैल्यू ऐड की है, ये शुगर इंडस्ट्री ने ऐड की है। तो इस तरह से वैल्यू ऐड होती जाएगी। याद रखिए, फार्मर ने वैल्यू ऐड की थी 12,000, शुगर इंडस्ट्री ने वैल्यू ऐड कर दी 40,000, 12 प्लस 40 टोटल हो गया 52,000, और इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या जिसे आप कह सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। मार्केट प्राइस पे होता है ये। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जो बोर्ड पे लिखा है उसके हिसाब से समझाएंगे आपको। आप साथ साथ लगे रहें, हो सके तो नोटबुक लें और थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करें, वीडियो स्किप ना करें। कंसेप्ट को पूरी गहराई से समझना है। नेशनल इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी जानते हैं। चलिए सबसे पहले जो वैल्यू एडेड मेथड है इस टॉपिक में हम कर रहे हैं, जिसे प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। मीनिंग देखिए, इट मेजर्स नेशनल इनकम। ऑफ कोर्स देखिए, नेशनल इनकम मेथड है तो इट मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। देखिए, बहुत सारे जो एंटरप्राइज हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दे आर डूइंग देयर बिजनेस इन द इकोनॉमी, इन द इंडस्ट्री। उन सभी के द्वारा जो वैल्यू एडिशन होती है इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में, और अकाउंटिंग ईयर होता है स्टूडेंट्स 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। यानी देखिए, वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है कि नेशनल इनकम को हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करते टाइम याद रखना है जो वैल्यू एडिशन सभी इंडस्ट्रीज ने की है। जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, एक फार्मर ने गन्ना उगाया, उगाने पे कॉस्ट आई, इंटरमीडिएट कॉस्ट जिसे बोलते हैं, 8,000 रुपए, और गन्ना बेचा 20,000 में, वैल्यू कितनी ऐड हुई, 12,000 रुपए। और जब वो शुगर इंडस्ट्री के पास गया, शुगर इंडस्ट्री ने उस 20,000 के गन्ने को चीनी में कन्वर्ट किया और वो चीनी बन गई 60,000 की, फॉर एग्जांपल। वैल्यू कितनी ऐड हुई, 40,000 रुपीज। इस तरह से इकोनॉमी में हजारों इंडस्ट्रीज हैं, इंटर रिलेटेड हैं, जो वैल्यू एडिशन कर रही हैं,
और उन्होंने जो वैल्यू एडिशन की है उनका जो सम टोटल होता है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के काम आता है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम कर रहे हैं वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड का मीनिंग भी समझ लीजिए, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया लेकिन थोड़ा और सिंपल वे में देखिए। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम नॉन फैक्टर इनपुट यूज करते हैं, याद रखिए स्टूडेंट्स, नॉन फैक्टर इनकम। ये फैक्टर नॉन फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनके अलावा जो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल है और कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, गन्ना उगाने के लिए, व्हीट उगाने के लिए क्या होता है? सीड यूज होती है, फर्टिलाइजर यूज होते हैं, इरिगेशन एक्सपेंसेस हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर द इंटरमीडिएट कंजम्पशन या कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो वैल्यू एडेड कैसे होगी? वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी जो प्रोडक्ट बना है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसकी कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यू एडेड में वर्ड यूज हुआ है, देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करें? देखिए ये नीचे आ गया नेक्स्ट टॉपिक हमारा। वैल्यू ऑफ आउटपुट दो तरह से होगी स्टूडेंट, याद रखिए। पहला हम एग्जांपल लेकर चले हैं, इफ एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। फर्स्ट देखिए, यानी हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने एक साल में जितना प्रोडक्शन किया, जितना आउटपुट किया, वो सारा का सारा सेल हो गया। नॉर्मली होता नहीं है, पर इकोनॉमिक्स में हम अजम्पशंस भी लेते हैं बेटा। इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं वो अजम्पशंस पे बेस्ड हैं। यानी फर्स्ट हम एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि जितना भी हमने प्रोडक्शन किया, जितना भी आउटपुट था, वो सारा का सारा बिक गया, यानी स्टॉक नहीं बचा। स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स। बिना बिका माल नहीं बचा, सारा का सारा बिक गया। तो इस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगी? वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इज इक्वल टू सेल्स, क्योंकि जब सारा माल बिक गया, सारा प्रोडक्ट और आउटपुट से सेल हो गया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। ये कब है? जब हमारे पास स्टॉक ना बचा हो। लेकिन मैंने अभी बताया नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है? हमारे पास कुछ ना कुछ बिना बिका माल, अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है। और स्टॉक का मतलब समझिए, यानी अनसोल्ड गुड्स। साल के एंड में ऐसे गुड्स की क्वांटिटी जो बिका नहीं है, बन के तैयार है फाइनल गुड्स, लेकिन बिका नहीं है, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। साल के शुरू में जो होगा उसे ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, और साल के एंड में जो होगा दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो जब हमारे पास स्टॉक ऑफ गुड्स हो, यानी बिना बिका माल हो, बिना बिका स्टॉक हो, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब वो एडजस्टमेंट कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने लिख भी दिया है यहां पे। व्हेन सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, यानी जो हमने प्रोडक्शन की है, आउटपुट बिना बिकी रह गई, इस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगी? समझिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। डेल्टा स्टॉक का मतलब चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला नीचे ही दे रखा है, देखिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसको ध्यान से समझ लें स्टूडेंट्स, जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं उनको ये और भी इजीली समझ में आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगी, समझ लें इस बात को। वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी जो हमने सेल की है, प्लस चेंज इन स्टॉक। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक था ₹1,00,000 का, 1,00,000 का माल पड़ा था, 1,00,000 का गुड्स पड़ा था हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हो गया मान लो 1,50,000। ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है ये समझने के लिए। और हमारी जो सेल्स हुई है ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स
मान लो 21 लाख की हुई है। देखिए हमने एक साल में 21 लाख की सेल की है। अब समझ लो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की समझने वाली। जो ओपनिंग स्टॉक था, साल के शुरू में जो स्टॉक था, जाहिर है सबसे पहले हमने वही सेल किया होगा ना, उसके बाद आउटपुट हुआ होगा, ठीक है। और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ये करंट ईयर का जो प्रोडक्ट था, आउटपुट था, जाहिर है उसमें से बचा है। अब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालें, देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, सेल है 21 लाख की और प्लस क्या है, ध्यान से देखिए, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो, 1,50,000 माइनस 1 लाख, यानी 50,000 प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गई हमारी 21,50,000। समझिए इस बात को, इसका बेसिक भी समझना है बच्चे, ध्यान से देखिए। हमने सेल की 21 लाख की और 50,000 नेट, देखो 1 लाख का तो स्टॉक पहले ही था, साल के एंड में बढ़ के कितना हो गया, वो 50,000 का। ये बढ़ा क्यों? क्योंकि इस साल जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसमें से 50,000 बच गए। इसका मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट हुई 21 लाख प्लस वो इंक्रीज इन स्टॉक 50,000, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी 21,50,000। ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा, क्लैरिटी आई होगी। तो फर्स्ट फेज में हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, वैल्यू एडेड मेथड में नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है, वैल्यू एडेड का मीनिंग क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड है, इससे हमारे पास सबसे पहले क्या आती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमी, इन द डोमेस्टिक सेक्टर, डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एट मार्केट प्राइस। यानी इससे जो हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट की है ना, वास्तव में वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं, तो जीडीपी एट एमपी, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करके इसे हम कन्वर्ट करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए उसको आगे डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, वैल्यू एडिड मेथड है तो कुछ ना कुछ हमें एग्जाम्पल से भी समझना होगा। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि वैल्यू कैसे ऐड होती है। देखिए ये है प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, यानी फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है व्हीट, फिर है फ्लोर मिल्स, फिर है बेकर जो बेक करता है, फिर है शॉपकीपर। अब कैसे कैसे वैल्यू ऐड हो रही है समझिए। जो फार्मर है, इसने जो वैल्यू यानी आउटपुट की है, इसने 3,000 का प्रोडक्शन की है, देखिए, और ये 3,000 रुपए का व्हीट ग्रो करने के लिए इसके पैसे कितने खर्च हो गए, 1,000। ये है कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, यानी 3,000 रुपए की फसल उगाने के लिए 1,000 रुपए का सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन कॉस्ट आई होगी। तो फार्मर के द्वारा कितनी वैल्यू ऐड हुई, 3,000 माइनस 1,000, वैल्यू ऐड हो गई 2,000। समझिए स्टूडेंट्स इस बात को। अब फार्मर ने क्या किया, फार्मर ने अपनी ये व्हीट सेल कर दी, किसको सेल कर दी, फ्लोर मिल को सेल कर दी। यानी फ्लोर मिल के लिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, 3,000 रुपीज स्टूडेंट्स। यानी फार्मर के लिए जो आउटपुट की वैल्यू है, फ्लोर मिल के लिए वो क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। अब फ्लोर मिल ने क्या किया, 3,000 रुपए की व्हीट को खरीदकर उसको 4,000 के प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर दिया, यानी आटा बना दिया उसका, ये मान के चलिए। तो इसका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है 4,000 है, और 4,000 का प्रोडक्ट बनाने के लिए इसमें से माइनस कर दो, इसे 3,000 इसकी क्या पड़ी है, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। यानी 3,000 रुपए में चीज खरीदी और उसको कितने का बना दिया, 4,000 रुपए का। वैल्यू कितनी ऐड हुई है, 1,000 रुपीज, ये देखिए। यानी फर्स्ट टाइम फार्मर ने वैल्यू ऐड की 2,000, फ्लोर मिल ने वैल्यू ऐड कर दी 1,000। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्लोर मिल ने आगे ये आटा किसको बेच दिया, बेकर को, बेकर को बेच दिया। कितने में, इसकी वैल्यू आउटपुट थी 4,000। अब ये जो 4,000 इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट थी,
वो बेकर के लिए क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। यानी पहले वाले प्रोड्यूसिंग यूनिट की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है, नेक्स्ट वाले के लिए वो क्या हो जाती है, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। यानी बेकर ने क्या किया, 4,000 रुपए का आटा खरीदा और बेक करके इसका प्रोडक्ट बना दिया, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हुई स्टूडेंट्स देखिए, 5,000 रुपए। यानी 4,000 रुपए का प्रोडक्ट था और बेक करने के बाद वैल्यू हो गई 5,000, तो कितनी वैल्यू ऐड हो गई स्टूडेंट्स, 5 - 4 1,000 इसने वैल्यू ऐड कर दी। साथ साथ समझते जाइएगा, फार्मर ने वैल्यू ऐड की 2,000, फ्लोर मिल ने वैल्यू ऐड की 1,000, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि उस प्रोडक्ट से कुछ नया प्रोडक्ट बनता जा रहा है। जैसे गेहूं से आटा बना, आटे से ब्रेड बना, तो तीनों ने वैल्यू ऐड कर दी, 2 + 1 + 1। अब जो बेकर है, बेकर ने 5,000 रुपए का ये प्रोडक्ट, जो शॉपकीपर होता है, रिटेलर है, उसको सेल कर दिया। अब समझो बात को, बेकर के लिए जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, शॉपकीपर के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ये देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स, यानी शॉपकीपर के लिए कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी हुई, 5,000, और इसने प्रोडक्ट कितने में बेच दिया, 6,000 में। तो वैल्यू कितनी ऐड हुई स्टूडेंट्स, उसने हो सकता है पैकिंग वगैरह भी की हो या कुछ भी, तो वैल्यू ऐड हो गई 1,000 रुपीज की। तो चारों ने देखिए प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ किया और फाइनली उसको सेल कर दिया। और जब तक वो सेल हुआ, स्टार्टिंग से एंड तक, चारों जो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं, उन्होंने जो वैल्यू ऐड की, उसे हम कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट, और इसे बोलते हैं जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इन सब का टोटल कर देंगे स्टूडेंट्स, इट अमाउंट्स टू ₹5,000। देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, अगर आप यहां भी लें तो 18,000 माइनस 13,000 कितना हो गया, 5,000 हो गया स्टूडेंट। ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए है वैसे भी आपके। और अगर दूसरी तरह से देखें स्टूडेंट, फाइनली वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है, फाइनली 6,000, और इसमें से अगर आप जो फर्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू थी, ये सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए है, वो है 1,000। फाइनल वैल्यू में से फर्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू निकाल दो, वो भी हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड आएगा। देखिए, समझिए इस बात को स्टूडेंट्स। तो हमने इस एग्जाम्पल से समझा कि हर प्रोड्यूसिंग यूनिट कैसे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाती जाती है और उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती है, यानी उसको और वैल्यूएबल बना देती है, और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उस वजह से उसकी वैल्यू ऐड होके जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ, वो हमारा कहलाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इसको मैं यहां लिख के भी बता देता हूं स्टूडेंट्स आपसे, अगर इसमें कहीं कुछ ऐसा है कि आपको क्लियर नहीं हुआ। यानी जो वैल्यू ऐड हुई, हालांकि वहां लिख भी दिया गया है, वैल्यू एडेड बाय फार्मर, वैल्यू एडेड बाय फार्मर 2,000 रुपीज, वैल्यू एडेड बाय फ्लोर मिल, फ्लोर मिल ने वैल्यू ऐड की 1,000 की, वैल्यू एडेड बाय बेकर 1,000 रुपीज, एंड वैल्यू एडेड बाय शॉपकीपर फाइनली 1,000, और ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गई हमारी 5,000। यानी इन वैल्यूज को मैंने दोबारा लिखा है सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोगों के लिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और इसे हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एंड दैट अमाउंट्स टू ₹5,000। अब समझिए स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम जो होती है नॉर्मली वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें क्या करना है, इस जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, ये ध्यान देना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। अब देखिए, यहां 4 प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस थे, इन्होंने जो ग्रॉस वैल्यू ऐड की है वो हो गई 5,000 की। यानी देखें तो ये गेहूं उगाने के लिए 1,000 रुपए खर्च हुए थे, और फाइनली जब ब्रेड बिका तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 6,000। तो ग्रॉस वैल्यू कितनी ऐड हुई, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। तो ये आ गया हमारा जीडीपी एट एमपी, और इसे हमें कन्वर्ट करना है
एनएनपी एट एफसी, याद रखना, जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट स्टेज देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इससे पहले के वीडियो देखना, उसमें भी मैंने समझाया हुआ इस बात को। ये है जी, ग्रॉस। अब ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यहां देखो, इसको एज इट इज देखिए बेटा, जी की जगह एन आ जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और ग्रॉस को कभी भी नेट में कन्वर्ट करना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। देखो हमने क्या किया, यहां पर यही हुआ, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्या आ गया हमारे पास? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब समझना, अब इसको, ये जो एमपी आया है, यहां नजर रखें सभी, यहां समझें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी में कन्वर्ट करना है, फैक्टर कॉस्ट में। समझना स्टूडेंट्स, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको किस में कन्वर्ट कर देना है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। और उसका एक ही तरीका है, इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी जो एनडीपी एट एमपी है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं? पहले भी वीडियो में बताया हुआ है स्टूडेंट, फिर सुने। एक्सेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ओवर सब्सिडीज। देखिए, जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है प्रोडक्ट्स पे, जिनको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स पे कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज को क्या करते हैं, वो सब्सिडी भी देती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडी माइनस कर दें तो उसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा? देखिए स्टूडेंट्स, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दोबारा सुन लो स्टूडेंट्स, जीडीपी एट एमपी को पहले एनडीपी एट एमपी में ट्रांसफर किया। अब मेन चीज है ये एमपी, इस एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां देखें, इस एमपी को हमने किस में कन्वर्ट किया है? एफसी में कन्वर्ट किया है। और उसके लिए हमने हेल्प ली है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की। अब यहां भी बात नहीं बनेगी, हमें चाहिए नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम के लिए क्या चाहिए? एनएनपी। अब देखिए, इस एनडीपी को डी फॉर डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक को किस में कन्वर्ट करना है? हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है। और मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में भी बताया था, डोमेस्टिक को कभी भी नेशनल में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा इंटरनेशनल हो जाइए। कहने का मतलब इंटरनेशनल इफेक्ट दिखाना है इस पे। वो क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, उसका एडजस्टमेंट करनी है हमें। तो क्या करेंगे बेटा? देखिए, एनडीपी को एनएनपी में ट्रांसफर करने के लिए इसमें से एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में क्या प्लस कर देना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और अल्टीमेटली जिसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स, ये जो टर्म्स होती है ना, जीडीपी, एनडीपी एट एमपी एट एफसी, इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिए, उसके बाद लिख के देखिएगा ये कहाँ क्या फर्क हुआ। देखिए, जब हम डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देते हैं, लास्ट में समझना बड़े ध्यान से, डेप्रिसिएशन को माइनस करने से ग्रॉस कन्वर्ट हो जाता है नेट में, लेकिन वो डोमेस्टिक ही रहता है। और डोमेस्टिक को अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं नेशनल में, तो उसमें हमें इफेक्ट देना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का। और इसी तरह जब हम एमपी को एफसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें इफेक्ट देना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ध्यान से देखें, वैल्यू एडेड से हमने शुरू किया। वैल्यू एडेड का मीनिंग, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग, दो तरह से। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया, ग्रोस वैल्यू एडेड ली। ग्रोस वैल्यू एडेड को हमने बोला जीडीपी एट एमपी, इसे एनडीपी एट एमपी में ट्रांसफर किया, उसे फिर एफसी में ट्रांसफर किया, और फाइनली हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट की। और फॉर्मूला है एनडीपी एट एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। उम्मीद है
इस लेक्चर से आपकी नॉलेज 100% बढ़ेगी। बट लेक्चर को बार बार सुने, समझें, बीच में पॉज करें, लिख कर देखें, फिर आपको ये एमपी और एफसी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हमें डेप्रिसिएशन का यूज करना है, कहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस का यूज करना है और कहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का यूज करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।